हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट ये पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 का। आज ये लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम अध्याय 2 को खत्म करने जा रहे हैं। धारा 48, 49 और 50 ये तीन धाराएं बची हुई थी जो हमें पढ़नी थी। ठीक है, इन तीन धाराओं में क्या क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। धारा 48 में तो हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा होगा, हमने जो 45, 46, 47 पढ़े थे उसमें नगर पालिका के कर्तव्य के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य क्या है धारा 48 में। धारा 49 में जो इन अलग अलग नगर पालिका, नगर निगम ये होते हैं, इनमें जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, उसके कर्तव्य क्या है वो पढ़ेंगे। और धारा 50 में पढ़ेंगे भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो अपना कार्यभार किसको सौंपते हैं। इन तीनों के बारे में पढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो नहीं, आराम से एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। मेन चीज है समझना। देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके लिए सामने बहुत आसान भाषा में चीजें लिख कर लेकर आ रहा हूं। मैंने पहले से सारी चीजें लिख दी हैं। अब यही डिजिटल बोर्ड का फायदा है, अगर मैं एक एक चीज वैसे पढ़ाऊंगा तो उसमें टाइम आपका भी बहुत ज्यादा जाएगा, मेरा भी बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। इसलिए मैंने सारी चीजें बहुत आसान भाषा में पहले से लिख दी। दूसरा इससे एक फायदा यह भी कि ऐसा कोई पॉइंट छूटता नहीं। कई बार ये होता है कि जब पढ़ाने में ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो जाए, फिर उसको अगले वीडियो में पढ़ाना और शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आपका कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इसको सारे के सारे इसमें शामिल कर लिया। आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद पीडीएफ को एक बार अच्छे से देखकर आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपके पास ये सारी की सारी पीडीएफ सेव रहेगी। ठीक है ना। अगर आप एज इट इज नोट्स बना रहे हैं, वापस एज इट इज पूरा लिख रहे हैं, तो उसकी विशेष आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज पूरी पीडीएफ आपके पास पड़ी रहेगी, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इससे और शॉर्ट नोट्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वैसे ये ऑलरेडी शॉर्ट में मैंने आपको करवा दिया है कि सारा कवर भी हो जाए, इसमें छूट कुछ भी नहीं रहा। ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई धारा छोड़ रहा हूं या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ रहा हूं। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, कंप्लीट जो बुक में है वो सारा लिखाया। बस ये है कि उसको मैंने शॉर्ट कर, जो बुक में आपको बहुत डिटेल में कठिन लैंग्वेज में लिखी, मैंने उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया। तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आपको जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, वहां कुछ चीजों को छोड़ते हुए बिल्कुल कीवर्ड्स को लिखते हुए कर रहे हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल है ही है, आप ऐप में इसको देख सकते हैं। तो धारा 48 में सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अध्यक्ष के कर्तव्य क्या क्या है। देखो, जब हम अध्यक्ष की कर्तव्य की बात करते हैं तो कॉमन सी बात है, नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करवाना। ये आयोजित कौन करवाएगा? अध्यक्ष ही करवाएगा। उस बैठकों की अध्यक्षता करना, क्योंकि वो अध्यक्ष है, और कार्य संचालन को विनियमित करना, रेगुलेट करना। विनियमित का मतलब है रेगुलेट करना। ठीक है। नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालिक प्रशासन पर, वित्तीय और कार्यपालक दोनों प्रशासन पर उस पर निगरानी रखना, प्रदत्त कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यपालक कर्तव्यों का पालन करना जो भी उसके लिए विहित किए जाए इस अधिनियम के तहत या राज्य सरकार की तरफ से। तो ये हो गए अध्यक्ष के कर्तव्य। यहां पर एक नोट डालकर एक बात लिखी हुई है, नगर पालिका या इसकी किसी भी समिति का कोई भी संकल्प नगर पालिका के हितों अथवा नियमों के विरुद्ध हो, नगर पालिका या इसकी किसी भी समिति ऐसा करती है जो नगर पालिका नियम के विरुद्ध हो, तो अध्यक्ष ऐसे संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित करेगा, रिकॉर्ड्स रखेगा। अभिलिखित का मतलब अपने ऐसे रिकॉर्ड तैयार करेगा और उस मामले को राज्य सरकार को भेजेगा, और ऐसे संकल्प पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और नगर पालिका पर आबद्ध कर होगा, यानी कि बाध्यकारी होगा, मानना पड़ेगा उसको। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष के कर्तव्य क्या है। मेनली जो सारा काम है अध्यक्ष का ही होता है। उपाध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, देखो उसकी बात कर लेते हैं। ऐसी शक्ति और कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे, यानी एक तरह से उसके सहायक के तौर पर अध्यक्ष अपने कुछ कर्तव्य, जब ज्यादा कर्तव्य होते हैं तो किसको प्रत्यायोजित करेगा? डेलीगेट करना। प्रत्यायोजित का मतलब सौंपना, डेलीगेट करना, अपने काम सौंपना। ठीक है, आप लोक प्रशासन पढ़ेंगे तब यहाँ पर डेलीगेशन का तो एक अलग से टॉपिक होता है, वहां पर आएगा उसमें। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता, किसकी बात कर रहे हैं? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करेगा। लेकिन जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उसका सारा काम कौन, किसके पास जाता है? उपाध्यक्ष के पास। और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन जो अध्यक्ष में निहित हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्य भी पालन करेगा जो अध्यक्ष में निहित है जब वो अनुपस्थित रहता है। अध्यक्ष की छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना। यहां से ये खत्म हो गए अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष कर्तव्य, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको सारी, तो बहुत कॉमन की बात है। उपाध्यक्ष का कर्तव्य यहाँ पर जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करेगा या फिर उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम करना। अब यहाँ पर धारा 49 में क्या लिखा हुआ? अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिक अधिकारी, ये जो अब हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मुख्य नगरपालिक अधिकारी, CMO,
अब यहाँ पर सीएमओ नाम की वास्तव में कोई पोस्ट नहीं होती है, इसने तीनों को कंबाइंड करते हुए एक नाम दे दिया, चीफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर। देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं, हमने नगर पालिका, जब मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूं तो नगर पालिका में 3 स्तर हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, इस पेज को हम यहां ले लेते हैं। नगर पालिका की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके 3 स्तर हो गए हैं। सबसे पहला स्तर हमने पढ़ा था नगर पालिक बोर्ड, जिसको हम सामान्य भाषा में नगर पालिका बोलते हैं, ठीक है। नगर पालिका में जब हमने कहा पहले चैप्टर में जब परिभाषा पढ़ी तो हमने ये पढ़ा कि नगर पालिका जब हम कहते हैं तो हम तीनों की बात कर रहे हैं। इसका नाम नगर पालिक बोर्ड, इसका नाम नगर परिषद और इसका नाम होगा नगर निगम, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, क्लियर है। अब यहां पर हम जो मुख्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुख्य नगर पालिक अधिकारी, अब देखो हर तीनों प्रकार में अलग अलग नाम होते हैं इनके, ठीक है। लेकिन इसने कॉमन नाम से संबोधित किया कि मैं किसी तीनों की बात करूं तो उसने तीनों के लिए एक ही अधिकारी का नाम लिख दिया। भाई जो भी नगर पालिका का अधिकारी होगा मुख्य, तो उसके लिए नाम लिख दिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मैं यहाँ पर नाम बता देता हूं कि इनका नगर पालिका मुख्य नगर पालिक अधिकारी होता कौन है, नगर पालिक अधिकारी, हम इसकी बात कर रहे हैं वास्तव में। उनका नाम बता देता हूं मैं आपको। देखो यहां पर नगर पालिक बोर्ड जो सबसे छोटा स्तर होता है, इसके भी हम 2 स्तर मान सकते हैं कि भाई एक तो होता है डी श्रेणी की नगर पालिका और एक होता है सी श्रेणी की नगर पालिका। ऐसा आपने देखा होगा, जहां पर जनसंख्या कम होती है वहां डी श्रेणी की बनती है, जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है 1 लाख के आसपास की जनसंख्या पहुंच जाती है सी श्रेणी की बन जाती है। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ईओ की वैकेंसी, तो वहां पर ईओ 4th जो होगा वो यहाँ का मुख्य नगर पालिक अधिकारी होता है। देखो आरओ अलग तरह की पोस्ट है ना, रेवेन्यू ऑफिसर अलग तरह की पोस्ट है, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वो ईओ होता है, आरओ नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर सी श्रेणी के आ जाता है तो यहाँ पर ईओ 3 भी हो सकता है और ईओ 2nd भी हो सकता है। अधिशासी अधिकारी ईओ 3 और ईओ 2nd, ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं अलग अलग नगर पालिका के हिसाब से। ये इनके मुख्य नगर पालिक अधिकारी हैं, क्लियर हो गया। नगर परिषद की बात करते हैं तो यहां जो पोस्ट आ जाती है वो कहलाती है आयुक्त, कमिश्नर, ठीक है, ये कमिश्नर हो गया। आयुक्त कहलाता है। अब ये जो आयुक्त होता है नगर परिषद के स्तर में सामान्यतः होता है कि ये प्रमोशन होकर ईओ 2nd के बाद से ईओ 1st नहीं होता, सीधा आयुक्त में उसका प्रमोशन हो सकता है, तो आयुक्त बन सकता है। कई बार ये भी प्रमोट होकर आ सकते हैं, कई बार सीधे जो आईएएस होते हैं उनको भी लगाया जा सकता है, जो न्यूली आईएएस होते हैं। इसके बाद सामान्यतः जो आईएएस होते हैं वो सामान्यतः यहीं पर होते हैं। यहाँ पर भी जो पोस्ट होगी वो आयुक्त ही कहलाता है, नगर निगम का आयुक्त, कमिश्नर ही कहलाता है ना। इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, इसको आप कमिश्नर भी कह सकते हैं। तो ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, इन सब का हर नगर पालिका में अलग अलग नाम होता है। यहाँ पर ईओ 4th कहलाएगा, यहाँ पर ईओ 3rd या 2nd, यहाँ पर आयुक्त कहलाएगा, यहाँ पर आयुक्त कहलाएगा। ये जैसे इनका हमने पढ़ा था अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष होता है, यहाँ सभापति होता है या मेयर होता है। ये तो होते हैं राजनीतिक पदाधिकारी, और ये है इनके प्रशासनिक अधिकारी जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं। तो इन सबका अलग अलग नाम होता है, लेकिन इस धारा में हम सबको एक ही नाम से बात करेंगे। वो मुख्य नाम कौन सा होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपनी वापस इस पे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के सभी अभिलेखों का मतलब है सारा रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी अभिरक्षा करेगा, उनका संरक्षण करने का और उनके रख रखाव के लिए उत्तरदायी होगा। क्लियर हो गया। तो सारे रिकॉर्ड्स को रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो इस प्रशासनिक अधिकारी की होती है। ये जो राजनीतिक पदाधिकारी वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इन सारे रिकॉर्ड्स को बनाए रखने उनकी जिम्मेदारी इन प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। किसी नगर पालिका या उसकी किसी भी समिति की कोई कार्यवाही, कोई संकल्प या अध्यक्ष का आदेश यदि इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, कोई ऐसा काम उन्होंने किया है किसी अध्यक्ष ने या फिर इसकी समिति की कोई भी कार्यवाही संकल्प है जो इस नियम के अनुसार, नियमानुसार वो कार्य में नहीं कर रहे, इस अधिनियम के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, तो वहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व बनता है। उसका ये कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अनुसार विधि के सुसंगत उपबंधों को वर्णित करते हुए, मतलब अब यहां पर काम हो गया है वो उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो इसका दायित्व क्या है, नगर पालिका या समिति के या अध्यक्ष को सलाह दे और नगर पालिका
और या समिति की बैठक की कार्यवाही में अध्यक्ष के आदेश पर ये तथ्य अभिलेखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी, है ना, उसकी सलाह दिए, सलाह देने के बाद भी ऐसा काम है तो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड्स, इस बात का रिकॉर्ड रखा, अभिलिखित करेगा, मतलब इस बात का रिकॉर्ड के साथ ये रखेगा कि उसने इस तरह की सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या यथास्थिति आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करे। विसम्मति का टिप्पण का प्रस्तुत करने का मतलब है, इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं नोट ऑफ डिसेंट। एक नोट तैयार करेगा, एक टिप्पणी तैयार करेगा, नोट ऑफ डिसेंट। डिसेंट सहमत, विसम्मति का मतलब उस ये जो काम हो रहा है ये क्योंकि नियमानुसार नहीं, असंगत है, इसलिए वो इससे सहमत नहीं है, तो नोट ऑफ डिसेंट, ऐसा एक नोट वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और ये सुनिश्चित करें कि 7 दिन के भीतर भीतर, कब, यहां पर टाइम जो आपको है वो याद रखना है, 7 दिन के भीतर भीतर उस मामले को राज्य सरकार या उसके जो निमित्त प्राधिकार किसी अधिकारी को वो सूचित करेगा। ये जो टाइम बाउंड है वो ध्यान में रखना, 7 दिन के अंदर अंदर उसको ऐसा करना पड़ेगा। भी यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो अधिनियम के अनुसार नहीं है, उसने इस तरह की सलाह अपनी दे दी थी और अपना नोट तैयार करके यहाँ पर भेजेगा। यदि इस मामले में, ठीक है, इस मामले का मतलब कि अध्यक्ष या कोई भी समिति इस तरह का असंगत कार्य कर रही है, इस नियम के विरुद्ध भी कार्य कर रही है, इस मामले में भी अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर दो, उसे पता है कि ऐसा हो रहा है और सामान्यतः ऐसा होता भी है, अध्यक्ष और अगर अधिकारी कई बार मिलजुल कर गठजोड़ करके इस तरह के काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा वो करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जानबूझकर अपने कर्तव्य उपेक्षा करता है, तो किसी भी हानि के लिए, देखो ध्यान देना है कि सारा का सारा दायित्व इस पर दिया गया है, इस अधिकारी पर, किसी भी हानि के लिए वह व्यक्तिशः उत्तरदायी होगा, है ना, उससे पैसे वसूल होंगे और उससे ये हानि वसूल की जाएगी। जिस प्रकार से नगर पालिका, इसमें लिखा हुआ इस एक्ट में कि जिस तरह से नगर पालिका किसी पर बकाया होती है, जिस तरीके से वो वसूलती है, उसी तरीके से इस अधिकारी से वसूल किया जाएगा। मतलब जिम्मेदारी इस पर डाली हुई है, अगर कुछ गड़बड़ होते है, कुछ गबन होता है तो तुमसे वसूल किया जाएगा, है ना, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इसके साथ रहती है। विसम्मत का टिप्पण, है ना, जिसको हमने लिखा नोट ऑफ डिसेंट, जो उसने राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर अंदर भेज दिया, उसका परीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार ऐसा अंतरिम या फिर अंतिम आदेश, अंतरिम आदेश यानी जो फाइनल नहीं है, इसके बाद और आदेश आ सकता है, तो अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है और अंतिम आदेश भी जारी कर सकेगी जो उससे वो ठीक समझे, और नगर पालिका पर वो जो आदेश है बाध्यकारी होगा, आबद्ध कर होगा। ठीक है, परंतु ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश उसे 30 दिन के भीतर भीतर पारित करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम बाउंडेशन आ रहा है वो सारा आपको याद रखना, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा वो नोट ऑफ डिसेंट तैयार करेगा और 7 दिन के भीतर भीतर वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार को ऐसा आदेश देना है ना, तो उसको 30 दिन के भीतर भीतर ऐसा आदेश देना होगा, अन्यथा नगर पालिका कार्यवाही, इसको आप लिख सकते हैं कार्यवाही, मैं इसको सही कर देता हूं, अपनी कार्यवाही, चलिए इसको ऐसा कर देते हैं, मैं इसको शुद्ध लिख देता हूं कार्यवाही। चलिए इसको जाने दीजिए, यहां पर इस शब्द को आप सही पढ़ लेंगे, कार्यवाही या संकल्प पर अग्र कार्यवाही कर सकेगी। अग्र कार्यवाही का मतलब आगामी जो भी वो कार्यवाही करना चाहे वो कर सकती है नगर पालिका। अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो कोई आदेश नहीं देता तो नगर पालिका की जो ये मान लिया जाएगा कि इस तरह का कोई भी आदेश उसकी तरफ से पारित नहीं हुआ है या फिर कुछ भी गलत नहीं हुआ और वो आगे अपना काम जारी रख सकेगी। ठीक है, नगर पालिका समिति या फिर जो नगर पालिका है वो समिति या अध्यक्ष द्वारा मंजूर समस्त संकल्प, समस्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति का मतलब होता है जो भी लाइसेंस है उसकी तरफ, जो भी अनुज्ञा यानी जो भी इसकी तरफ से परमिशन दी गई को तभी वैध या तथा विधिमान्य वैलिड, लीगल और वैलिड तभी माना जाएगा जब उस पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी का साइन होना चाहिए अथवा राज्य सरकार द्वारा नियमित कोई प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर से अधिक प्रमाणित कर दे। ध्यान देना, मतलब इसका मतलब कोई भी संकल्प, जितने भी कागजी कार्रवाई होगी उस पर किसके साइन होने चाहिए, उसके मुख्य नगरपालिका अधिकारी के भी साइन होने चाहिए। केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साइन से काम नहीं होता है, तो यहाँ पर इनके साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे कुछ भी कोई लाइसेंस जारी हो रहा है, किसी को कोई परमिशंस दी जा रही है, उन सब पर इनके हस्ताक्षर होने के बाद ही वो वैलिड होता है, लीगल होता है। इनके साइन के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। ये इनकी मुख्य पावर है यहाँ पर कि इनकी साइन के बगैर कुछ भी काम नहीं हो सकता है। राजनीतिक रूप से सारी पावर किसके पास, हम देखते हैं कि अध्यक्ष के पास है, ठीक है, लेकिन वास्तविक यहां पर आप पावर देखोगे
इनकी साइन के बगैर नगर पालिका में कुछ भी काम नहीं हो सकता, इनका साइन होना आवश्यक है। मुख्य नगर पालिका पालिका में कुछ भी काम नहीं हो सकता, इनका साइन होना आवश्यक है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। तो ये म्युनिसिपल, अब सीएमओ से कई बार कंफ्यूजन होता है, सीएमओ अलग अलग जगह पर इस तरह से सीएमओ किया जाता है। ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हमने बात की भी, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। नगर पालिका की ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार उसे विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अत्यावश्यकता में किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सौंपे। इसके अलावा नगर पालिका को भेजे जाने वाले समस्त पत्र या फिर नगर पालिका के द्वारा भेजे जाने वाले सारे पत्रों पर या तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसके या फिर अध्यक्ष की मुहर या फिर हस्ताक्षर, ये दोनों मुहर और हस्ताक्षर दोनों होने चाहिए। किसके? या तो अध्यक्ष के होंगे या फिर इस मुख्य नगर पालिका अधिकारी के होंगे। क्लियर हो गया? लास्ट यहां पर देखिए, राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर, यहां पर ये मुख्य नगर पालिका करते हुए, अभी ये 8वां पॉइंट था, मैंने 9वां पॉइंट यहां पर और लिखवाया था। ये टोटल 8 पॉइंट था, इसको मैंने शॉर्ट में लिखाया था। यहां पर 9वां जो पॉइंट है, ये मुख्य नगर पालिका कुछ अन्य कर्तव्य हैं जिस पर हम बात करेंगे। राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्यवाही के कार्यव्रत, है ना, जो भी कार्य, कोई भी मीटिंग के बाद या फिर इस तरह से जो कार्यव्रत बनते हैं वो, या फिर अन्य दस्तावेज या वस्तु से ऐसा कोई भी उदाहरण वो प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा अन्य जो कर्तव्य वो लिखे हुए वो देखिए। इसके अलावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के सारे जो ऑडिट होता है, अकाउंटिंग होता है, उसकी संपरीक्षा के दौरान, ऑडिटिंग के दौरान उसके ध्यान में लाई गई संपरीक्षा रिपोर्ट यानी ऑडिटिंग रिपोर्ट में इंगित की गई किसी भी त्रुटि, अनियमितता को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। नगर पालिका के धन या संपत्ति के संबंध में कोई भी कपट, गबन, चोरी या हानि, उसके सभी मामलों की रिपोर्ट वो नगर पालिका को करेगा। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा अपेक्षित कोई भी विवरण, लेखा या रिपोर्ट या अपने प्रभार का कोई भी दस्तावेज या उनकी प्रति नगर पालिका को सौंपेगा। उसकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देगा, ठीक है, किंतु उस पर मतदान नहीं करेगा। कोई भी अपना यहाँ पर कोई विचाराधीन कोई विषय है उसमें अपना स्पष्टीकरण दे सकता है, मतदान करने की पावर उसके पास नहीं होता। आपको पता है कि मतदान करने जो उसके सदस्य होते हैं वो ही यहाँ पर करते हैं, उसमें कोई प्रस्तावना नहीं करेगा। नगर पालिका की नीतियों, विनिश्चय और निर्देशों को क्रियान्वित करेगा। तो देखो यहाँ पर क्रियान्वित, एग्जीक्यूट करने का कार्य जो है वो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इन्हीं को यहाँ पर होता है। और नगर पालिका के सभी कार्यों और विकास योजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा। तो जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं लोकतंत्र में, क्योंकि वो राजनीतिक पदाधिकारी जनता के द्वारा चुना आता है, तो सारे निर्णय उनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी तो ये है, काम करना इनके हिस्से में है। ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन जो इस अधिनियम तद्दीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अधीन या उस द्वारा उसे समन्वित किया जाए, वो सारे के सारे कर्तव्य इसको करने हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण, अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण में रहते हुए तथा इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, है ना, उसके साथ मतलब इनके अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ नगर पालिका के जो भी अधिकारी और सेवकों का उनका अधीक्षण और नियंत्रण, उनका सुपरविजन और उनको कंट्रोल करना, ये इसके यहाँ पर कर्तव्य होते हैं। तो मुख्य नगर पालिका के कर्तव्य, जो अधिकारी है उसके कर्तव्य हमने पढ़ लिए। अब हम लास्ट धारा पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर धारा 50, कार्यभार सौंपना। किसका कार्यभार सौंपने की बात हो रही है यहाँ पर? यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मैंने 7 दोनों अलग अलग लिखे हुए थे धाराओं में, मैंने एक साथ दोनों को ले लिया। अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का पद आकस्मिक रिक्त हो जाए। आकस्मिक रिक्त कैसे हो सकता है? आकस्मिक रिक्त या तो इनकी मृत्यु हो जाए, किसी कारण से ये त्याग पत्र दे दे, या फिर इनको पद से हटा दे, ठीक है, या फिर अब अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इनका पद आकस्मिक रिक्त हो सकता है। आकस्मिक रिक्ति की हम बात कर रहे हैं, पदावधि समाप्त होने वाली बात अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा? तब अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेगा? पहले मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। अगर अध्यक्ष का पद आकस्मिक रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार दिया जाएगा उपाध्यक्ष को, और यदि उपाध्यक्ष नहीं हो तो ऐसे सदस्यों को जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे। क्लियर है? तो अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष नहीं है तो ऐसे सदस्यों को दिया जा सकता है जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे। अब यहाँ पर सेकंड बात इसमें लिखी, यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से हैं तो कार्यभार भी आरक्षित वर्ग के उपाध्यक्ष को देंगे। अब उपाध्यक्ष यदि आरक्षित वर्ग का नहीं है तो ऐसे सदस्यों को सौंपेंगे जो आरक्षित वर्ग से। अब देखो क्या होता है, ऐसा कई बार ऐसी नीड होती है। अब क्योंकि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से हैं लेकिन हम किसी अनारक्षित वर्ग के, तो फिर आरक्षण का उद्देश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आरक्षित वर्ग का अध्यक्ष चुना गया तो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। यदि आरक्षित वर्ग का उपाध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य नहीं हो, उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में ही किसी अन्य सदस्य को ऐसा कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो पहले तो उपाध्यक्ष देखना पड़ेगा उसी कैटेगरी का, अगर नहीं है तो उस कैटेगरी से सदस्य होना चाहिए।
जब दोनों ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर किसी भी सदस्य को दिया जा सकता है। उपाध्यक्ष का कार्यभार किसको देंगे, ये तो हो गया अध्यक्ष की बात। उपाध्यक्ष का कार्यभार अगर उपाध्यक्ष किसी कारण से नहीं है तो वो अध्यक्ष को दिया जा सकता है, और यदि अध्यक्ष नहीं हो तो फिर ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे। अब यहां पर ऐसी बात लिखी हुई है, परंतु ऐसा कार्यभार 60 दिन से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास अध्यक्ष नहीं है और आपने उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपकर उपाध्यक्ष को चलाया जा रहा है, फिर अध्यक्ष वाली पोस्ट का महत्व क्या रह जाएगा। अगर उपाध्यक्ष को आपने कार्यभार सौंपा है तो ज्यादा से ज्यादा 60 दिन तक रह सकता है। एक तो ये जब तक अध्यक्ष नहीं निर्वाचित होगा उसके पास रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है, 60 दिन। 60 दिन से पहले अगर अध्यक्ष निर्वाचित हो जाए तो अध्यक्ष के पास आ जाएगा, नहीं तो 60 दिन से तो पहले लाना ही पड़ेगा, अध्यक्ष का निर्वाचन कराना पड़ेगा, नहीं तो बिना अध्यक्ष के कैसे ये चलेगा। किसी सदस्य का कार्यभार, ये दोनों के लिए लागू होता है, उपाध्यक्ष के लिए भी और अध्यक्ष के लिए भी। किसी सदस्य का कार्यभार किसको दिया जा सकता है, या तो अध्यक्ष को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को। ठीक है। विघटित या अन्यथा निष्क्रिय हुई नगर पालिका की दशा में, कोई नगर पालिका विघटित हो जाए, ठीक है, या फिर निष्क्रिय हो जाए, तो उस दशा में नवगठित नगर पालिका को यथास्थिति धारा 322 के अधीन नियुक्ति अधिकारी को, जब विघटन हो जाता है किसी नगर पालिका का तो उसके बारे में सारा वर्णन धारा 322 में दिया हुआ भी किस तरह से आगे की प्रक्रिया चलेगी, उसमें एक अधिकारी का वर्णन है, तो उस नियुक्त अधिकारी नियुक्त को यहां पर दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपेक्षित रूप से पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है, अपेक्षित रूप से, मान लो कि आकस्मिक किसी कारण से रिक्त हो जाता है या फिर उसको जैसे पद से हटा दिया जाता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है या फिर सौंपने से इनकार कर देता भाई मैं इस पद को नहीं सौंपूंगा, या फिर सौंपने के लिए उपलब्ध ही नहीं है, तो जो कार्य ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति है ये मान लिया जाएगा कि उसने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो ये थी धारा 50 जिसमें कार्यभार सौंपने वाली बात हुई थी। हमने यहाँ पर 3 धाराएं पढ़ी थी, 48, 49 और 50। ठीक है। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य है, 49 में मुख्य नगर पालिका कर्तव्य है, और 50 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर सदस्य या फिर नगर पालिका, उनके कार्यभार किसको सौंपे जा सकते हैं